साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, संसद के बारे में अपन बात कर रहे थे और संसद के कार्यों के संदर्भ में अपनी पिछली क्लास में बात हो चुकी थी, जिसमें साधारण विधेयक, इनके अलावा वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जाता है इनके संदर्भ में बात की। और साथ ही संविधान में संशोधन के कितने प्रकार होते हैं, 368 में संविधान संशोधन के कितने प्रकारों का प्रावधान किया गया है, इनके संदर्भ में बात की। आज की सेशन में अपन बात करेंगे संसदीय प्रस्तावों के संदर्भ में। देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और जिसमें कार्यपालिका जो है ये शक्ति का स्रोत रहती है। कार्यपालिका के पास ही संपूर्ण शासन संबंधी क्या रहती हैं, शक्तियां रहती हैं। संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किए जा सके, ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिनके द्वारा संसद जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है, उन संसदीय प्रस्तावों के बारे में जानेंगे। और उन प्रस्तावों के अलावा, कार्यपालिका पर नियंत्रण के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो सरकार को गिराने के संदर्भ में हो सकते हैं या सरकार को विश्वास मत हासिल करने के संदर्भ में हो सकते हैं। अतः सरकार कैसी बनी रहेगी जब उनका बहुमत रहेगा, उनके संदर्भ में कौन कौन से प्रस्ताव हैं, इनके संदर्भ में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला, प्रस्तावों से संबंधित निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जाता है। किसके संदर्भ में बात करेंगे, संसदीय प्रस्ताव। किसके संदर्भ में बात करेंगे भाई, संसदीय प्रस्ताव। देखिएगा, संसदीय प्रस्ताव के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो कार्यपालिका पर संसद के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाए जाते हैं, और कुछ ऐसे कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए संसद के पास बहुत सारे विकल्प रहते हैं। जैसे आगे अपन बात करेंगे संसदीय समितियां, और जो संसदीय समितियों का गठन होता है, उन संसदीय समितियों के द्वारा भी कार्यपालिका पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, जैसे लोक लेखा समिति पढ़ेंगे अपन, प्राक्कलन समिति पढ़ेंगे, लोक उद्यम समिति पढ़ेंगे। इनके अलावा विभागीय समितियों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, दूसरा जो रहता है वो रहता है ये काल, जैसे प्रश्न काल आपने पढ़ा था, शून्य काल पढ़ा था। ये प्रश्न काल और शून्य काल भी क्या है, संसद का कोई भी सदस्य कार्यपालिका के किसी सदस्य यानी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। ये भी एक प्रकार से क्या है, संसद का किन पर नियंत्रण है, कार्यपालिका पर। वैसे के वैसे कुछ प्रस्ताव भी ऐसे हैं जो संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए लाए जाते हैं। देखिए, संसदीय प्रस्तावों के बारे में बात करें तो कौन कौन से प्रस्तावों के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ। कौन सा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, इनमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु होती है। जैसे किन के द्वारा लाया जाएगा, लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए, कौन से सदन में लाया जाता है और क्यों लाया जाता है। 4 तत्व ध्यान में रखिए किसी प्रस्ताव के संदर्भ में, 4 तत्व। पहला कौन सा, कौन से सदन में लाया जाता है, लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी चाहिए, इनके लाने के क्या प्रभाव पड़ेंगे और क्यों लाया जाता है, इनके संदर्भ में बात होगी। देखिए जरा, इसके बाद अपन ध्यान में रखेंगे निंदा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। अगला आपको ध्यान में रखना है कौन सा, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन, या जिसे मैं क्या कह सकता हूं, काम रोको प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव या कौन सा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। अगला आप ध्यान में रख सकते हैं स्थगन या काम रोको के अलावा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इनके अलावा नेक्स्ट अपन ध्यान में रखेंगे कौन सा, धन्यवाद प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। और इनके अलावा अपन ध्यान में रख सकते हैं कौन सा, कटौती प्रस्ताव। और कटौती में भी 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव ध्यान में रखेंगे। तो कौन सा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। बजट के समय कटौती प्रस्ताव अलग होता है, और वैसे संसद के किसी बिल या विधेयक के संदर्भ में कटौती प्रस्ताव क्या रहता है, अलग अलग रहता है। उन दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो प्रस्ताव पर अपन बात करने वाले हैं वो कौन सा है, तो सबसे पहले जिस प्रस्ताव पर अपन बात कर रहे हैं वो है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा, विश्वास प्रस्ताव। देखिएगा, विश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, सरकार हमेशा उसी राजनीतिक दल की बनती है जिसका लोकसभा में क्या रहता है, बहुमत, जिनका लोकसभा में क्या रहता है, विश्वास। अगर कोई राजनीतिक दल इस बात का दावा करे कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है, अगर कोई राजनीतिक दल इस बात का दावा करे कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस सरकार को, उस राजनीतिक दल को विश्वास मत हासिल करने के लिए कहेगी जो वर्तमान में जिनकी क्या बनी हुई है, सरकार बनी हुई।
अगर वो विश्वास मत हासिल कर लेती हैं तो उनकी सरकार बनी रहेगी, और विश्वास मत हासिल करने में विफल रहती हैं, विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या देना होता है, त्याग पत्र देना होता है, सरकार गिर जाएगी। विश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। क्यों लाया जाएगा लोकसभा में, क्योंकि सरकार तो उसी की बनेगी ना जिसका लोकसभा में क्या होता है, बहुमत होता है। ध्यान से सुनिएगा, विश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। विश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाता है। पहली बात तो क्या ध्यान में रखेंगे, राज्यसभा में कभी विश्वास प्रस्ताव नहीं, क्यों नहीं लाया जाता, कारण पता होना चाहिए। ये इसलिए नहीं लाया जाता क्योंकि सरकार तो हमेशा उसी राजनीतिक दल की बनेगी ना जिसका लोकसभा में क्या है, बहुमत है। तो विश्वास और अविश्वास दोनों प्रकार के जो प्रस्ताव हैं ये कहां लाए जाते हैं भाई, लोकसभा में। दूसरा देखिए, दूसरा बिंदु क्या ध्यान में रखेंगे विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में, अगर विपक्षी राजनीतिक दल, क्या ध्यान में रखेंगे, अगर विपक्षी राजनीतिक दल इस बात का वादा करे, इस बात का वादा करे कि मौजूदा सरकार के पास मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है, मौजूदा सरकार के पास क्या नहीं है, बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सरकार को, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को विश्वास मत हासिल करने का कहेगा, विश्वास मत हासिल करने को कहते हैं, विश्वास मत हासिल करने को कहते हैं। अगला क्या ध्यान में रखेंगे, अगर विश्वास मत हासिल नहीं होता है, विश्वास मत प्राप्त नहीं होता है, विश्वास मत प्राप्त नहीं होता है, तो मौजूदा सरकार को क्या देना होगा भाई, त्याग पत्र देना होगा, मौजूदा सरकार को त्याग पत्र देना होगा। क्लियर हो गई बात। विश्वास मत कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। क्यों लाया जाएगा, क्योंकि सरकार उसी की बनती है जिसका लोकसभा में क्या होता है, बहुमत होता है। कौन सी पार्टी लाएगी, सत्ताधारी पार्टी। कौन सी पार्टी लाएगी, जिसकी सरकार बनी है वो लाएगी। और अगर विश्वास मत हासिल नहीं हो तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। और विश्वास मत हासिल करने के बारे में बात करें तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543, और 543 में विश्वास मत के लिए कितने चाहिए, 272। बहुमत के लिए कितना चाहिए, 272। और जिस राजनीतिक दल की 272 सीटें नहीं हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि केंद्र में उसकी सरकार रहे। अगर उन्होंने 272 से अधिक जो हैं ये सदस्य उनके पक्ष में आगे विश्वास मत हासिल कर दिया तो उनकी सरकार बनी रहेगी, नहीं तो उसे क्या करना होगा, त्याग पत्र देना होगा, अर्थात सरकार गिर जाएगी। कौन सा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। क्या ध्यान में रखेंगे, कहां लाया जाएगा, लोकसभा में। राज्यसभा में कभी भी विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। कौन लाएगा, प्रधानमंत्री जो है विश्वास मत हासिल करने को कहते हैं। कौन कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। किसको, प्रधानमंत्री को। किन के द्वारा लाया जाएगा, मौजूदा सरकार के द्वारा, अर्थात सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लाया जाएगा। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जो हैं ये उप प्रधानमंत्री बने थे। कुछ ही समय बाद चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई से अपना समर्थन वापस ले लिया तो मोरारजी ने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही विश्वास मत तो हासिल करना ही होगा। विश्वास मत हासिल करने का मतलब है कितनी सीट है, 272 सीट या 272 सदस्य जो हैं उनके पक्ष में होनी चाहिए, तभी तो विश्वास मत हासिल होगा। और चौधरी साहब भी विश्वास मत हासिल करने में क्या रहे, असफल रहे, तो उन्हें भी क्या देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा।
ध्यान से सुनिएगा, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो बिना लोकसभा के सामना किए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। कौन? चौधरी शरण सिंह, क्योंकि वो विश्वास मत हासिल करने में क्या रहे? असफल रहे। पहले जब उन्होंने समर्थन वापस लिया था उस समय कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने कहा कि मोरारजी देसाई से आप अपना समर्थन वापस ले लीजिएगा, आप प्रधानमंत्री बन जाएगा, कांग्रेस आपका क्या कर देगी? समर्थन कर देगी। लेकिन बाद में कांग्रेस ने मना कर दिया समर्थन करने से। इस कारण से जो है विफल रहे, और विफल रहने के कारण चौधरी शरण सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा। मोरारजी भी गए, चौधरी शरण सिंह भी गए, और वापस जब लोकसभा के चुनाव हुए, इंदिरा गांधी फिर से देश के क्या बन गए? प्रधानमंत्री बने। तो राजनीति में सब कुछ जायज है, और इसी का परिणाम था कि इंदिरा गांधी जो हैं कुछ ही समय के अंतराल में वापस से देश की प्रधानमंत्री चुनी गई, जिसकी पूर्व घोर आलोचना हुई थी। किसके समय? जब आंतरिक अशांति के नाम पर क्या लगाया गया था? आपातकाल लगाया गया था। तो विश्वास मत, हालांकि अपन विश्वास और अविश्वास दोनों को तुलनात्मक रूप से भी जान लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्या हो सके? क्लियर हो सके, स्पष्ट हो सके। दूसरा कौन सा है भाई? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव भी हमेशा कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव भी हमेशा कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। राज्यसभा में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव कौन सी पार्टी के द्वारा लाया जाएगा? विपक्षी पार्टी के द्वारा, विपक्षी राजनीतिक दल के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव किनके द्वारा? विपक्षी राजनीतिक दल के द्वारा। अगला देखिए, लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन क्या है? आवश्यक है। न्यूनतम कितने मेंबर चाहिए? 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और नेक्स्ट आप क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मौजूदा सरकार को त्यागपत्र देना होता है। मौजूदा सरकार को क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। किन के द्वारा लाया जाएगा? विपक्षी राजनीतिक दल। यानी वर्तमान में मौजूदा सरकार कौन सी पार्टी की है? बीजेपी की। तो इनके विपक्षी दल जो भी हैं वो ला सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा? न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मौजूदा सरकार को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? तो नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे, अब तक जो है 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। कितनी बार? 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सर्वप्रथम की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध। अंतिम के बारे में बात करें तो अप्रैल 2019 में। कब लाया गया था? अप्रैल 2019 में। और अप्रैल 2019 में किन की सरकार थी भाई? मोदी जी की सरकार के विरुद्ध। एक अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किन के विरुद्ध लाया गया? तो यहां आप ध्यान में रखेंगे, सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव, सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव। और सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव 15 बार लाया गया था। कौन सी सरकार के विरुद्ध? इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध। कौन सी सरकार के विरुद्ध? इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध कितनी बार लाया गया था? 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ये क्या था? अविश्वास प्रस्ताव। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। कौन लाता है? अविश्वास। अविश्वास क्यों? मौजूदा सरकार को गिराना। इसका उद्देश्य क्या होता है? मौजूदा सरकार को गिराना। जबकि विश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? मौजूदा सरकार को बचाना। अब देखिए जरा, लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। हाँ, 50 इसलिए क्योंकि विपक्षी दल के कोई 2 मेंबर लिया यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं, कम से कम 50 सदस्य तो होने चाहिए। और 50 अगर समर्थन है तो उसके बाद हो सकता है कि आप जो हैं आप 50 से अधिक भी हो, लेकिन न्यूनतम 50 सदस्य जो हैं ये अनिवार्य है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र। अब तक कितनी बार लाया जा चुका है? 27 बार
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। 27 में से 15 तो अकेले किनके विरुद्ध? इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध। सर्वप्रथम 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध और अंतिम अप्रैल 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध। हो सकता है कि आपके एग्जाम से पहले किसी सरकार के विरुद्ध और लिया है, तो वो भी आपको क्रॉस चेक एक बार जरूर करना है। देखिए जरा, दोनों प्रस्तावों को अपन तुलनात्मक रूप से जानेंगे। एक तो कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। और दूसरा कौन सा? दूसरा आप ध्यान में रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। और दूसरा कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। देखिए जरा, पहले विश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें तो विश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। यह भी कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। और ये भी कहां लाया जाएगा? तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इनको भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे, ये जो है किनके द्वारा लाया जाएगा? सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। सत्ताधारी पार्टी द्वारा। ये किनके द्वारा लाया जाएगा? तो ये आप ध्यान में रखेंगे, विपक्षी पार्टी के द्वारा। विपक्षी पार्टी द्वारा। अगला देखिए, ये क्यों लाया जाता है भाई? विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरकार को बचाने के लिए। क्यों लाया जाता है? सरकार को बचाने हेतु। सरकार को बचाने हेतु। ये क्यों लाया जाता है? तो ये लाया जाता है सरकार को गिराने हेतु। सरकार को गिराने हेतु। सरकार को गिराने हेतु। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं किनके संदर्भ में? विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में। क्या ध्यान में रखेंगे? अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, पारित नहीं होता है, तो मौजूदा सरकार को त्यागपत्र देना होता है। तो मौजूदा सरकार को त्यागपत्र देना होता है। त्यागपत्र देना होता है। और इसमें क्या ध्यान में रखेंगे? इसमें ध्यान में रखेंगे, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मौजूदा सरकार को क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र देना होगा। एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु और आप ध्यान में रख सकते हैं, कौन सा? यहां आप ध्यान में रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्य आवश्यक। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक। क्लियर हो गए दोनों? कौन कौन से? एक तो विश्वास प्रस्ताव और दूसरा कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव। अब देखिए जरा, दोनों कहां लाए जाते हैं? लोकसभा में। ये कौन सा राजनीतिक दल ला रहा है? सत्ताधारी पार्टी जिसकी सरकार है। क्यों लाया जाता है? सरकार को बचाने के लिए। ये कौन लाता है? विपक्षी पार्टी। क्यों लाती है? सरकार को गिराने के लिए। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कि अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो मौजूदा सरकार को क्या देना होता है? त्यागपत्र। और अगर ये विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र। ठीक है। इनके लिए एक बात ध्यान में रखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का क्या चाहिए होता है? समर्थन आवश्यक होता है, जबकि इनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये जो है
अविश्वास प्रस्ताव अब तक 27 बार लाया जा चुका है। सर्वाधिक इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध 15 बार अंतिम अप्रैल 2019 में लाया गया था नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध में। क्लियर है। नेक्स्ट आप प्रस्ताव ध्यान में रखेंगे कौन सा, निंदा प्रस्ताव। ये इनके बारे में भी आपने सुना होगा, कौन सा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। देखिएगा निंदा प्रस्ताव के बारे में बात करें तो निंदा प्रस्ताव भी कहां लाया जाता है, लोकसभा में। कहां लाया जाता है, लोकसभा में। यह भी किनके द्वारा लाया जाता है, विपक्षी राजनीतिक दल के द्वारा। विपक्षी राजनीतिक दल के द्वारा क्यों लाया जाता है, सरकार के किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद की निंदा हेतु, संपूर्ण मंत्री परिषद की निंदा करने हेतु। देखिए सरकार के किसी मंत्री या संपूर्ण सरकार ने कोई ऐसा कार्य किया है जो जनता के हित में नहीं। विपक्ष का काम क्या है, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जितना महत्व जो है सत्ताधारी पार्टी का होता है, जितना एक अच्छे मजबूत जो है ये आपके सत्ताधारी पार्टी का होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से एक अच्छे विपक्ष का होना भी बेहद ज्यादा क्या होता है, आवश्यक होता है। अब विपक्ष इसलिए आवश्यक होता है कि सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं कर दे जो समाज, देश और व्यक्ति के क्या हो, विरोध में हो। सरकार जो है कभी तानाशाही नहीं बन जाए, सरकार कुछ इस प्रकार के गलत निर्णय नहीं ले जिनका खामियाजा समाज, देश और व्यक्ति को भुगतना पड़े। इसके लिए विपक्ष समय समय पर ऐसे प्रस्ताव लाती हैं। सरकार ने कोई भी ऐसा कार्य किया है जो समाज, देश के हित में नहीं है, उसके विरुद्ध में उनकी उस कार्य की निंदा करने के लिए विपक्षी दल मिलकर एक प्रस्ताव लाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, निंदा प्रस्ताव। इस निंदा प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, इस निंदा प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, निंदा प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार के कार्यों की आलोचना करना। सरकार के कार्यों की आलोचना करना, सरकार के कार्यों की क्या करना, आलोचना करना। यह बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखिएगा। निंदा प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, लोकसभा में। किन के द्वारा लाया जाएगा, यह भी विपक्षी राजनीतिक दल के द्वारा। किसी भी मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, सरकार के कार्यों की आलोचना करना। जबकि अविश्वास प्रस्ताव में फर्क समझिएगा। थोड़ा सा मैं बात करूं किनके संदर्भ में, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव भी कहां लाया जाता है, लोकसभा में। यह भी कौन सी पार्टी लाती है, विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल। ठीक है। इनमें कार्य क्या होता है, मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद की निंदा करना। इनका उद्देश्य क्या होता है, सरकार को गिराना, सरकार को गिराना। ठीक है। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, नहीं। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के विरुद्ध में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें सरकार की क्या मानी जाएगी, पराजय मानी जाएगी। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र, अतः सरकार गिर जाएगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा। क्या ध्यान में रखेंगे, अगर निंदा प्रस्ताव, अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है, पारित हो जाता है, निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है, त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है, त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सरकार की पराजय मानी जाती है, इसमें सरकार की पराजय मानी जाती है, सरकार की पराजय मानी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि इसके संदर्भ में क्या ध्यान में रखेंगे, यहां पर सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अतः सरकार को क्या देना होगा, त्यागपत्र देना होगा, त्यागपत्र देना होगा।
मौजूदा सरकार को क्या देना होगा, त्यागपत्र देना होगा। ये भी कई बार तुलनात्मक रूप से पूछा जा सकता है। तो अगर विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव तुलनात्मक रूप से जान लिया है, तो अब निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को भी तुलनात्मक रूप से जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है। ये भी लोकसभा में लाया जाता है, ये भी लोकसभा में, ये भी विपक्षी राजनीतिक दल, ये भी विपक्षी राजनीतिक दल, ये किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, जबकि ये सरकार के गिराने के लिए संपूर्ण सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। इनका उद्देश्य सरकार के कार्यों की आलोचना करना होता है, इनका उद्देश्य सरकार को गिराना होता है। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सरकार की क्या मानी जाती है, पराजय मानी जाती है, जबकि इसमें सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। 3 प्रस्ताव क्लियर हो गए, तीनों को आप तुलनात्मक रूप से पढ़िएगा, खूब मजा आएगा पढ़ने का भी, और आपका कंसेप्ट भी हमेशा क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। साथियों मैं कह रहा हूं सारा पॉलिटी जो है कंसेप्ट पे टिका है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसमें बेहतर कर पाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जो है विश्वास प्रस्ताव की बातें अविश्वास प्रस्ताव में चली जाएगी, और अविश्वास प्रस्ताव की निंदा प्रस्ताव में, निंदा की धन्यवाद प्रस्ताव में, और धन्यवाद की कहीं और चली जाएगी। इसीलिए प्रत्येक क्यों लाया जाता है, उसके क्या कारण है, इसके उद्देश्य अगर पता है तो आप सभी को, अगर विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव में अगर आपने उद्देश्य को अच्छे ढंग से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए विश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, सरकार को बचाना। एक लाइन ध्यान में रखिएगा, केवल सरकार को बचाना। अब देखिए सरकार को बचाना है तो सरकार कहां बचेगी, सरकार बनेगी कब ना, जब लोकसभा में बहुमत होगा, तो कहां लाया जाएगा, लोकसभा में। अब सरकार को बचाना है तो सरकार किसकी है, जिसके सत्ताधारी पार्टी की, तो ये कौन लाएगा, सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लाया जाएगा। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, बिल्कुल क्लियर रहेगा। उसी प्रकार अविश्वास प्रस्ताव, मौजूदा सरकार के प्रति सदन का विश्वास नहीं है, मौजूदा सरकार में सदन का विश्वास नहीं है, इसके लिए लाया जाता है कौन सा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। किन के द्वारा लाया जाता है, अविश्वास। अविश्वास कभी जो है सत्ताधारी पार्टी तो लाएगी नहीं, अविश्वास प्रस्ताव किन के द्वारा लाया जाएगा, विपक्षी पार्टी के द्वारा। क्यों लाया जाता है, सरकार को गिराने के लिए। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र, अर्थात सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। तीसरा मैंने लिखा कौन सा, निंदा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। अब जैसा शब्द है निंदा करना, अब निंदा कौन करेगा, अब मोदी जी के मंत्री खुद के सरकार है, खुद तो निंदा करेंगे नहीं। निंदा किनके द्वारा की जाएगी, निंदा की जाएगी विपक्षी पार्टी के द्वारा। और निंदा कहां की जाएगी, लोकसभा में, क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए निंदा प्रस्ताव भी हमेशा कहां लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निंदा प्रस्ताव पारित होता ही नहीं है पहली बात तो। अगर हो भी जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो कार्य सरकार ने किया है, कोई गलत डिसीजन लिया है, उस कार्य के विरुद्ध उनकी निंदा करने के लिए लाया गया था, तो हो सकता है सरकार की उस कार्य में जो है क्या मान ली जाए, पराजय। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आपने देखो कि किसानों के संदर्भ में जो मामला चल रहा है कई समय से, कृषि बिल के संदर्भ में सरकार ने जो 3 प्रकार के कृषि बिल लाए हैं, किसान और विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है, जबकि सरकार ये कह रही है कि किसानों के हित में, हमने किसानों को साथ में लेकर इन बिलों का निर्माण किया है। देखिए दोनों के अलग अलग पक्ष हैं। अब विपक्षी दल सदन में, जैसे भी मानसून सत्र चल रहा है, और विपक्षी दल मानसून सत्र के समय क्या ला सकती है, निंदा प्रस्ताव। और निंदा प्रस्ताव लाके क्या कहेगी कि ये जो सरकार ने तीनों कृषि बिल लाए हैं, ये जनता के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। अगर इनमें से 272 सदस्य जो हैं ये निंदा प्रस्ताव के पक्ष में आ जाते हैं, बहुमत के लिए कितने चाहिए, 200 बहुमत, तो सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार ने जो 3 कृषि संबंधी बिल लाए हैं, उनके संदर्भ में क्या मानी जाएगी, सरकार की पराजय मानी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो किसी भी बात को वर्तमान की घटना के जोड़ के पढ़िएगा, प्रस्ताव आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और तीनों प्रकार के प्रस्ताव को आप तुलनात्मक रूप से पढ़ सकते हैं। कौन कौन से, विश्वास, अविश्वास और निंदा, तीनों ही कहां लाए जाते हैं, लोकसभा में लाए जाते हैं। अगला जो प्रस्ताव है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, काम रोको प्रस्ताव, या इसको अपन बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव, या इसे क्या बोलते हैं, स्थगन प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव, या इसको क्या बोलते हैं, स्थगन प्रस्ताव। देखिए जरा,
काम रोको प्रस्ताव या स्थगन का मतलब क्या होता है? रोकना। सदन में कोई कार्रवाई चल रही है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। सदन में कोई मौजूदा कार्रवाई चल रही है, उस मौजूदा कार्रवाई को रोककर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षण करवाना, सदन की उस पर चर्चा करवाना क्या है? स्थगन प्रस्ताव। जैसे देख लीजिए, सदन में कोई कानूनों का निर्माण हो रहा था, ठीक है, और कानून बन रहे थे, मान लो एग्रीकल्चर के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में कानूनों का निर्माण हो रहा था, और इसी बीच कोरोना जो है, कोरोना की और जो लहर आ गई, ठीक है, और उस लहर के कारण बच्चे सपेट में आ गए। तो कानून जरूरी है या कोरोना का रोकथाम जरूरी है? कोरोना का रोकथाम जरूरी है। तो मौजूदा कार्रवाई को रोककर सदन का ध्यान किसी विशेष मुद्दे की ओर आकर्षित करवाया जाए, जो मुद्दा लोक महत्व का होना चाहिए। जो मुद्दा कैसा होना चाहिए? लोक महत्व का होना चाहिए। जिस मुद्दे पर सदन में पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए, जो मुद्दा न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना चाहिए, जो मुद्दा स्पष्ट होना चाहिए, उस मुद्दे के तथ्य स्पष्ट होने चाहिए, ऐसे मुद्दे पर जो है सदन का ध्यान आकर्षित करवाया जाता है कि भाई साहब जो आप जो कानून तो बना दीजिएगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जब जिंदा रहेंगे तभी तो कानून बनेगा। अब पूरा देश जो है इस भयंकर महामारी में गुजर रहा है और सदन सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व रहता है कि सरकार की जिम्मेदारी रहती है जनता के प्रति, कि जब भी इस प्रकार का कोई बात आए तो जनता के हितों की रक्षा करना, जनता को जो है इस प्रकार की महामारी से क्या करना, महामारी को समाप्त करना, जनता को इस महामारी से कैसे बचाया जा सकता है, इसके संदर्भ में सरकार क्या कार्य कर सकती है। तो सदन में मौजूदा कार्रवाई को रोककर किसी विशेष मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षण करवाना क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। लोकसभा में भी लाया जा सकते हैं और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। देखिए जरा, काम रोको प्रस्ताव में क्या ध्यान में रखेंगे? सदन में चल रही मौजूदा कार्रवाई को रोककर, सदन में चल रही मौजूदा कार्रवाई को रोककर, मौजूदा कार्रवाई को रोककर सदन का ध्यान किसी लोक महत्व के, सदन का ध्यान किसी लोक महत्व के अविलंबकारी, जिस पर विलंब नहीं किया जा सके, लोक महत्व के अविलंबकारी विषय की ओर आकर्षित करवाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है, जो प्रस्ताव सदन में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। उसे जो है काम रोको प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, उसे काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। कौन सा प्रस्ताव कहा जाता है? काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। क्या ध्यान में रखेंगे? सदन में चल रही मौजूदा कार्रवाई को रोककर, सदन में चल रही मौजूदा कार्रवाई को रोककर जो है सदन का ध्यान किसी लोक महत्व के अविलंबकारी विषय की ओर आकर्षित करवाया जाता है। सदन का ध्यान किसी लोक महत्व के अविलंबकारी विषय की ओर आकर्षित, जिस पर विलंब नहीं किया जा सकता, उसकी ओर आकर्षित करवाया जाता है। तो उस प्रकार के प्रस्ताव को क्या कहते हैं? अपन काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। इस काम रोको प्रस्ताव में कुछ बातें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। इस पर सदन में जो है कम से कम न्यूनतम जो है 2.5 घंटे की चर्चा होनी आवश्यक है। कितने घंटे की? लगभग 2 से 2.5 घंटे की चर्चा इस पर होती है। जब तक उस मुद्दे पर अंतिम डिसीजन नहीं हो जाता, उस पर सरकार क्या कर रही है, सरकार उसके संदर्भ में भविष्य में उस विषय पर क्या कार्य कर सकती है, क्या क्या संभावनाएं उसके संदर्भ में तराशी जा सकती हैं, कैसे उस मुद्दे पर को सुलझाया जा सकता है। ये मुद्दा कोई भी हो सकता है। होना किससे संबंधित चाहिए? लोक महत्व से संबंधित होना चाहिए, निजी मुद्दा नहीं होना चाहिए। निजी मुद्दा नहीं होना चाहिए, लोक महत्व का कोई मुद्दा है, उस पर सदन का ध्यान आकर्षित करवाया जाता है। उस मौजूदा कार्रवाई को रोककर सदन जो है उस पर कार्य करना शुरू करती है, उसको क्या बोलते हैं? काम रोको प्रस्ताव। लेकिन काम रोको प्रस्ताव में कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं, और वो बातें स्पष्ट क्या की गई हैं? काम रोको प्रस्ताव में यह कहा गया है कि ऐसा कोई विषय जिस पर सदन में पहले से चर्चा हो चुकी है, ऐसा कोई विषय
जिस पर सदन में पहले से चर्चा हो चुकी है उस पर वापस इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लेते हैं कोरोना के संदर्भ में 5 दिन पहले ही सदन में कोई चर्चा का आयोजन हुआ, ठीक है, और 5 दिन बाद के विपक्ष ये कहे कि नहीं तुमने तो अच्छे ढंग से चर्चा नहीं की, उसी मुद्दे पर मतलब सेम टॉपिक पर वापस से सदन में चर्चा करने के लिए काम रोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। दूसरा, ऐसा कोई विषय जो न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसा कोई विषय जो न्यायालय में विचाराधीन है उस विषय पर भी काम रोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और ऐसा विषय होना चाहिए जो स्पष्ट होने चाहिए, जिसके तथ्य जो हैं स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की जो है गलत इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पीठासीन अधिकारी देख लेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सदस्य खड़ा होकर प्रस्ताव लेगा, सारी की सारी, जैसे देख लीजिए आज संसद की कार्रवाई चल रही है और मान लेते हैं आज जो है जम्मू कश्मीर में बादल फट गया, और जम्मू कश्मीर में बादल फटने से क्या हुआ, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी और वहां से बहुत सारे ऐसे गांव जो है जलमग्न हो गए, और जलमग्न होने के कारण जो हजारों की संख्या में मौतें हो गई। अब वहां कानून निर्माण जरूरी नहीं था उस दिन सदन में, उस दिन सरकार इसके संदर्भ में क्या कार्य कर रही है, लोकमतों का विषय है कि नहीं है, उस पर विलंब करना जरूरी नहीं है, विलंब नहीं किया जा सकता, अविलंबकारी विषय है। तो इसके लिए जो है सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया जाता है। तो ये ना तो ये न्यायालय में विचाराधीन है, न जो है इस पर सदन में पहले चर्चा हो चुकी है। अब ये पीठासीन अधिकारी तय करेगा कि वास्तव में मुद्दा ऐसा है कि नहीं है जो चर्चा के लायक है अथवा नहीं है। अगर पीठासीन अधिकारी ने कह दिया हाँ इस पर सदन की चर्चा जो है जरूरी है, तो मौजूदा कार्रवाई को रोककर उस विशेष मुद्दे को लाया जाता है, उस पर सदन के सभी सदस्यों की क्या ली जाती है, राय ली जाती है, और सरकार इसके संदर्भ में अपना पक्ष रखती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, काम रोको प्रस्ताव। तो काम रोको प्रस्ताव में 2-3 बातें आपको और ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, देखिए जरा, ऐसा विषय जिस पर सदन में पहले चर्चा हो चुकी है, सदन में पहले चर्चा हो चुकी है, उस पर काम रोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। काम रोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, उस पर काम रोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। दूसरा देखिए जरा, दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, ऐसा विषय जो न्यायालय में विचाराधीन है, जो न्यायालय में क्या है, विचाराधीन है। ऐसा विषय जो न्यायालय में विचाराधीन है, उस विषय पर काम रोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। काम रोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और तीसरा क्या ध्यान में रखेंगे, विषय जो है स्पष्ट होना चाहिए और इनके तथ्य क्या होना चाहिए, इनके तथ्यों का क्या होना चाहिए, स्पष्टीकरण। ठीक है। ऐसे विषय जो हैं ये पीठासीन अधिकारी की अनुमति से, यहां पर भी किसकी अनुमति लेनी होगी, पीठासीन अधिकारी की अनुमति से काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या, मैंने कहा ना ये शब्द बार बार आएगा। पीठासीन अधिकारी का मतलब है लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष जो उस दिन सदन की बैठक की अध्यक्षता कर रहा हो, और राज्यसभा में कौन करता है, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, या फिर जो पैनल के 4-5 मेंबर रहते हैं जैसे लोकसभा में वैसे ही राज्यसभा में। तो वो आपको ध्यान में रखना है। कितने प्रस्ताव हो गए, काम रोको प्रस्ताव। अब देखिए जरा, काम रोको प्रस्ताव में तो सदन में काम रोका जाता है, उस पर सदन का ध्यान आकर्षित करवाया जाता है, उस पर सदन में चर्चा होती है। अब भारतीय नवाचार ये क्या कि एक और विषय, एक और प्रस्ताव सर्जित कर दिया जिसे क्या कहा गया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्या कहा गया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ये शून्य काल की तरह ही भारतीय नवाचार है। जैसे शून्य काल पढ़ा था ना आपने कि प्रश्न काल को 2 भागों में बांटकर एक शून्य काल, उसी प्रकार से ये जो काम रोको प्रस्ताव है इसका छोटा रूप है कौन सा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ये भारतीय नवाचार है।
क्या है? भारतीय नवाचार। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नवाचार? भारतीय नवाचार का मतलब क्या है? ये केवल भारत में ही है, विश्व की बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां संसदीय शासन प्रणाली, बहुत अलग देशों में, अलग अलग देशों में संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, तो ये ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव जो ब्रिटेन से लिए गए। लेकिन ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं या फिर जो शून्यकाल हैं, ये ब्रिटेन में नहीं थे, ये हमारी समझ है। हमने इस प्रकार के नवाचार किए कि काम रोको प्रस्ताव को बजाय एक छोटा रूप अपन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ओर ले ले या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख दें, तो बार बार सदन में काम रोको प्रस्ताव नहीं लाने पड़ेंगे। यहां पर किसी विषय पर मंत्री जिस विभाग से संबंधित उसका ध्यान आकर्षण उस विषय पर की ओर आकर्षित करवाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये तो कैसा है? भारतीय नवाचार। और भारतीय नवाचार कौन सा है भाई? आपको ध्यान में रखना है। कौन सा काल? शून्यकाल। शून्यकाल को भी अपन क्या बोलते हैं? भारतीय नवाचार। देखिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आप क्या ध्यान में रखेंगे? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है काम रोको प्रस्ताव का छोटा रूप है। काम रोको प्रस्ताव का ही, काम रोको प्रस्ताव का ही एक संकुचित रूप है। काम रोको प्रस्ताव का एक कैसा रूप है? संकुचित रूप है। इसमें आप क्या ध्यान में रखेंगे? इस प्रस्ताव के द्वारा काम रोको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा किसी लोक महत्व के विषय पर संबंधित विभाग के मंत्री या मौजूदा सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया जाता है। ध्यान आकर्षित करवाया जाता है। बिल्कुल क्लियर रहेगा इसमें। जैसे कैसे? अब पूरे सदन को काम रोकने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं किसी भी प्रकार का कोई एक लोक महत्व का विषय है, ठीक है, और लोक महत्व जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर गंगा नदी को लेकर। अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में गंगा नदी में जो गंगा की सफाई को लेकर जो है अभियान चलाया गया था सरकार के द्वारा, और उसमें जो है किसी उस विधायक जो है आपके लोकसभा क्षेत्र से संबंधित कोई वहां गंगा नदी का प्रवाह हो रहा था और वहां पर इस प्रकार की विकट समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण जो है सही की बजाय गलत हो गया वहां पर। अब पूरे सदन को वहां पर जो है उनके लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, काम रोकने की आवश्यकता नहीं है। उस संबंधित मंत्री जिन्होंने जो है उस गंगा नदी के लिए जो है वो पूरा प्लान बनाया था, जो मंत्री, क्योंकि ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, संसदीय शासन प्रणाली की यही तो विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, और उत्तरदायित्व का सिद्धांत होने का मतलब है कोई भी मंत्री ने कोई कार्य किया है तो सामूहिक रूप से तो लोकसभा उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, वो तो है, लेकिन अपने कार्यों के प्रति भी वो क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं होता है। तो किसी मंत्री ने कोई कार्य किया है और उसकी ओर किसी विशेष ध्यान आकर्षित करवाए जाते हैं। जैसे सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। अब कोई ऐसा पुल का निर्माण हो रहा है, ऐसा कोई सड़क का निर्माण हो रहा है, या ऐसा कोई मेगा हाईवे का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर उस क्षेत्र से संबंधित, उस राज्य से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो उस मंत्री का ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित करवाना क्या कहलाता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? किसी लोक महत्व के, महत्व कैसा होना चाहिए? विषय कैसा होना चाहिए? जनता से जुड़ा हुआ। दूसरा, संबंधित विभाग के मंत्री का ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित करवाना क्या कहलाता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्या कहलाता है? संबंधित विभाग के मंत्री का ध्यान आकर्षित उस विषय की ओर करवाना क्या कहलाता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। जबकि काम रोको में तो क्या था? काम रोको में तो पूरे के पूरे मौजूदा कार्रवाई को रोककर सदन में उसकी चर्चा करवाना। यहां ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में सदन में चर्चा करवाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस मंत्री का ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित करवाना क्या कहलाता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव ध्यान में रखेंगे? धन्यवाद प्रस्ताव।
अब देखिए जरा, धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि लोकसभा के गठन के पश्चात, नई लोकसभा के गठन के पश्चात और वर्ष की प्रथम बैठक, वर्ष की प्रथम सत्र की प्रथम बैठक, और प्रथम सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। बजट सत्र की प्रथम बैठक में और नई लोकसभा के गठन के पश्चात प्रथम बैठक में राष्ट्रपति क्या देता है? विशेष अभिभाषण। और उस विशेष अभिभाषण के पश्चात जो है सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, उसे अपन क्या बोलते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव। ध्यान से सुनिएगा, कब लाया जाएगा? राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात। राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण में मौजूदा सरकार की एक वर्ष की जो आगामी कार्य क्या रहेगा, ठीक है, उसके संदर्भ में योजना, यानी सरकार की आगामी वर्ष में क्या क्या नीतियां रहेगी और सरकार ने पिछले वर्ष में क्या कार्य किया उसकी क्या करना? प्रशंसा करना। ये होता है आप लोगों ने देखा होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण में। तो जब भी राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ते हैं तो सारी सरकार के कार्यों की क्या करता है? प्रशंसा ही प्रशंसा करता है कि मौजूदा सरकार ने पिछले एक वर्ष में ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि मौजूदा सरकार ने आगामी वर्ष में, राष्ट्रपति कहेंगे कि ये करेगी कार्य, सरकार के भावी योजनाओं की रूपरेखा और सरकार ने पिछले वर्ष में क्या किया है उसकी पूरी का पूरा जो है वो सदन के सामने रखा जाता है। किसमें? अभिभाषण में। और अभिभाषण के पश्चात सत्ताधारी पार्टी के द्वारा जो सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव। क्या धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होने से सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा? नहीं। धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की पराजय मानी जाएगी, त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद प्रस्ताव में 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली कौन सी? धन्यवाद प्रस्ताव हमेशा राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात लाया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात लाया जाता है, पश्चात लाया जाता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में अपन बात हो चुकी, थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करें तो इसमें क्या होता है? सरकार के एक वर्ष की, सरकार के किए गए कार्यों की तो क्या होती है? प्रशंसा। और दूसरा, आगामी वर्ष में सरकार के कार्यों की, आगामी वर्ष में सरकार के कार्यों की रूपरेखा। ठीक है, तो आपको ध्यान में राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात लाया जाता है। किन के द्वारा लाया जाएगा? तो ये देखिए जरा, दूसरा ध्यान में रखना है, धन्यवाद प्रस्ताव हमेशा सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लाया जाता है। सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लाया जाता है। किन के द्वारा लाया जाता है? सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सत्ताधारी पार्टी क्यों लाएगी? कि हमने एक वर्ष में ये कार्य किया और हम आगामी वर्ष में ये कार्य करेंगे। अतः जो है राष्ट्रपति ने आपको बता दिया क्या क्या किया है हमने, क्या करने वाले हैं। अब एक प्रस्ताव लाएंगे और उस प्रस्ताव को पारित करेंगे ताकि सरकार की क्या हो सके? जय जय हो सके। ये सरकार की खुद की प्रशंसा के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव है। कौन सा? धन्यवाद प्रस्ताव। सरकार जो है, राष्ट्रपति ने जो बातें बता दी सदन को, अब सदन में प्रस्ताव लाकर उसको पारित करेंगे कि ये जो है राष्ट्रपति ने बातें बताई हैं, इनको लेकर पूरा सदन क्या है? सहमत है। ठीक है, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार की पराजय मानी जाती है। सरकार की पराजय मानी जाती है, त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव में बस 2 बातें जरूर हैं, वो ध्यान में रखनी है। ये हमेशा कौन सी पार्टी के द्वारा लाया जाएगा? सत्ताधारी पार्टी। और कब लाया जाएगा? राष्ट्रपति के अभिभाषण। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कब कब, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। पहला कौन सा? वर्ष की प्रथम बैठक, वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक, वर्ष के प्रथम सत्र की कौन सी बैठक? प्रथम बैठक। और दूसरा ध्यान में रखेंगे, नई लोकसभा के गठन के प्रथम बैठक, नई लोकसभा के गठन के पश्चात प्रथम बैठक। आप लोगों ने पढ़ा हुआ आर्टिकल कौन सा? 87। और आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण की जो बात की गई थी उसके संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। कौन सा प्रस्ताव हो गया? धन्यवाद प्रस्ताव। नेक्स्ट आपको प्रस्ताव ध्यान में रखना है, कौन सा? विशेषाधिकार प्रस्ताव। कौन सा ध्यान में रखेंगे? विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। देखिए जरा, विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या होता है? कोई भी मंत्री, किसी भी मंत्री के द्वारा, मंत्री दोनों सदन में जा सकते हैं, लोकसभा में भी जा सकते हैं और राज्यसभा में भी जा सकते हैं। किसी भी मंत्री के द्वारा सदन में किसी सदस्य के द्वारा कोई सूचना मांगी गई थी और मंत्री जी ने झूठे आंकड़े सदन के सामने रख दिए, मंत्री जी ने झूठे आंकड़े सदन के सामने रख दिए हैं, और जिसके कारण उस संसद के सदस्य की तो विशेषाधिकारों का हनन हुआ ही हुआ है, साथ में संसद की गरिमा का भी, विशेषाधिकारों का क्या, गलत आंकड़े आप नहीं पेश कर सकते सदन में, झूठे आंकड़े आप नहीं पेश कर सकते हैं। अगर किसी मंत्री ने सदन को भ्रमित किया है, मांगी गई सूचना के संदर्भ में गलत तथ्य पेश किए हैं, उसके विरुद्ध, क्योंकि विशेषाधिकारों का क्या हुआ है? हनन हुआ है, उस मंत्री के विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? विशेषाधिकार प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। देखिए जरा, विशेषाधिकारों में क्या ध्यान में रखेंगे? किसी मंत्री ने सदन में कोई गलत तथ्य पेश किया हो, सदन में कोई गलत तथ्य पेश किया है, जिसके कारण, गलत तथ्य पेश किया है जिसके कारण किसी सदस्य या संसद के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है, विशेषाधिकारों का हनन हुआ है, तो उस मंत्री के विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया जाता है, उसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव कहा जाता है। कौन सा प्रस्ताव कहा जाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह भी एक प्रकार से क्या है? कार्यपालिका पर संसद के द्वारा क्या नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव कौन सा हो गया? विशेषाधिकार। तो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया जाता है? जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, विशेषाधिकार प्रस्ताव है। ये ऐसे प्रस्ताव हैं जो संसद में कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रस्ताव आपको ध्यान में रखना है, कौन सा? कटौती प्रस्ताव। ये कटौती प्रस्ताव जो है किसी विधेयक के संदर्भ में लाया जाता है, किसी विधेयक के संदर्भ में, बिल के संदर्भ में। भाई कोई विधेयक जब सदन में रखा जाता है, उस पर चर्चा कितनी करनी है, कैसे करनी है, उसको मतदान के लिए कैसे रखना है, किस प्रकार से रखना है, उनसे संबंधित जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कटौती प्रस्ताव। ध्यान से सुनिएगा, आगे अपन जब बजट के बारे में बात करेंगे तो बजट के संदर्भ में भी कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। वो बजट में कटौती से संबंधित होगा, वो अनुदान मांगों में कटौती से संबंधित होगा, लेकिन ये किससे संबंधित है? विधेयक में कटौती से संबंधित। विधेयक में सदन में चर्चा करवाने न करवाने, मतदान के लिए रखने और न रखने से संबंधित जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उसको अपन कटौती। इस वाले कटौती प्रस्ताव के 4 टाइप हैं: साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटीन कटौती। ध्यान से सुनिएगा, कितने टाइप ध्यान में रखने हैं? 4। एक तो कौन सा? साधारण कटौती,
दूसरा घटकों में कटौती, तीसरा कौन सा, कंगारू कटौती, और चौथा कौन सा, गिलोटिन कटौती। जबकि बजट के संदर्भ में जो कटौती प्रस्ताव पढ़ेंगे उसमें कटौती प्रस्ताव की 3 टाइप अपन वहां पर पढ़ेंगे। देखिए जरा, इसमें सबसे पहले जिसके बारे में बात करें तो है साधारण कटौती। कौन सी कटौती, साधारण कटौती प्रस्ताव, साधारण कटौती प्रस्ताव। देखिए जरा, कोई विधेयक था, उस विधेयक में सदन में पर्याप्त चर्चा होगी और चर्चा के बाद चर्चा को रोककर उस बिल को जो मतदान के लिए रखा जाता है उस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, साधारण कटौती प्रस्ताव का। क्या कहा जाता है, साधारण कटौती प्रस्ताव किसको कहेंगे, किसी विधेयक पर सदन में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, सदन में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब चर्चा को रोककर उस विधेयक को मतदान के लिए रखा जाता है, मतदान हेतु रखा जाता है, तो उसे साधारण कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साधारण कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, साधारण कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। क्लियर है बात। देखिए जरा, दूसरा देखिए, दूसरा जो कटौती प्रस्ताव होता है उसको अपन बोलते हैं घटकों में कटौती। किसमें कटौती, घटकों में कटौती प्रस्ताव। और घटकों में कटौती प्रस्ताव का क्या मतलब हुआ, देखिए जरा, किसी बिल पर पूरी एक एक पहलू पर चर्चा नहीं हो और उसको कुछ घटकों, कुछ खंडों में बांट दिया जाए, उसी खंडों पर चर्चा हो और उसके बाद उसको मतदान के लिए रख दिया जाए, ऐसे प्रस्ताव को अपन क्या कहेंगे, घटकों में कटौती प्रस्ताव। क्या ध्यान में रखेंगे, किसी विधेयक पर संपूर्ण चर्चा न करके उनके घटकों पर चर्चा की जाती है, घटकों पर चर्चा करके उनको मतदान हेतु रख दिया जाता है, मतदान हेतु रख दिया जाता है, ऐसे प्रस्ताव को घटकों में कटौती प्रस्ताव, घटकों में कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, घटकों में कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। तीसरा जो प्रस्ताव आपको ध्यान में रखना है कौन सा है, कंगारू कटौती प्रस्ताव, कंगारू कटौती प्रस्ताव, कंगारू कटौती प्रस्ताव। और तुलनात्मक रूप से अपन जानेंगे कौन सा, गिलोटिन। गिलोटिन का नाम तो आपने सुना होगा, गिलोटिन कटौती प्रस्ताव, गिलोटिन कटौती प्रस्ताव। गिलोटिन एक प्रकार का यंत्र होता है, गिलोटिन। देखिए जरा, गिलोटिन क्या होता है, गिलोटिन के बारे में आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में सुना होगा। तो गिलोटिन क्या होता है, इस प्रकार से जो है ये रहता है, ऊपर से जो है इस प्रकार से ये बना रहता है, यहाँ पे इस प्रकार से ना, यहाँ पर इस व्यक्ति को लेटा दिया जाता है, किसी व्यक्ति को, और इसकी गर्दन इससे बाहर रख दी जाती है और यहाँ पर एक धारदार हथियार बांध दिया जाता है काफी लंबी ऊंचाई पर, और उसको एकदम से छोड़ा जाता है और जैसे ये गिरेगा तो उसकी गर्दन सिर धड़ से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, गिलोटिन। अब आप कहेंगे ये गिलोटिन प्रस्ताव के संदर्भ में कैसे आ गया, तो कंगारू कटौती में क्या होगा, कंगारू कटौती में तो जो विधेयक रहेगा उसको महत्वपूर्ण खंडों में बांट दिया जाएगा और उस खंडों में बांटने के बाद उस खंडों पर चर्चा होगी और उस खंडों को मतदान के लिए रखा जाएगा और उस विधेयक को क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। कैसा प्रस्ताव कहलाएगा, कंगारू कटौती। गिलोटिन कटौती में क्या होगा, ऐसा विधेयक जिस पर चर्चा हुई नहीं है,
ठीक है, सीधे ही उसको मतदान के लिए रखना या मतदान के लिए चर्चा करवाने के लिए रखना, ऐसे प्रस्ताव को अपन क्या बोलते हैं, गिलोटिन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। देखिए, जब किसके बारे में बात करें, किसी विधेयक के प्रस्ताव के संदर्भ में महत्वपूर्ण खंडों एवं घटकों पर चर्चा होती है, शेष भाग को ऐसे ही मतदान के लिए रख दिया जाता है, उसको तो अपन क्या कहेंगे, कंगारू कटौती। ठीक है, जबकि गिलोटिन में क्या ध्यान में रखेंगे, गिलोटिन में ध्यान में रखेंगे ऐसा प्रस्ताव या ऐसा विधेयक है जिस पर सदन में चर्चा नहीं हुई है, उस पर सदन में चर्चा करवाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, गिलोटिन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। देखिए जरा इनके संदर्भ में बात करें, कंगारू कटौती। देखिए जरा, किसी विधेयक को कुछ खंडों में बांट दिया जाता है एवं उन खंडों पर ही चर्चा का आयोजन होता है एवं उन्हें ही मतदान के लिए रखा जाता है। शेष भाग को ऐसे ही पारित कर दिया जाता है। ऐसे प्रस्ताव को अपन क्या कहेंगे, कंगारू कटौती। दूसरा कौन सा है, गिलोटिन कटौती। गिलोटिन कटौती में क्या कहेंगे, ऐसा विधेयक जिस पर सदन में चर्चा नहीं हुई है, उस विधेयक पर चर्चा करवाने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, गिलोटिन कटौती। उसे क्या कहते हैं, गिलोटिन कटौती कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में कितने हो गए, 4 कटौती प्रस्ताव ध्यान में रख सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो रखेंगे साधारण कटौती, दूसरा कौन सा घटकों में कटौती, तीसरा कौन सा कंगारू और चौथा कौन सा गिलोटिन कटौती। ये आपके थे क्या, संसदीय प्रस्ताव, जिनमें से महत्वपूर्ण आप ध्यान में रखेंगे विश्वास, अविश्वास, निंदा। ये तीनों ही कहाँ लाए जाते हैं, लोकसभा में। तीनों का तुलनात्मक रूप से आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है कौन कौन से, धन्यवाद प्रस्ताव, फिर जो है काम रोको प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, दोनों को आप तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। और फिर विशेषाधिकार प्रस्ताव और कौन से प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। सभी प्रकार के प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं, इनको लेकर प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि प्रस्ताव क्यों लाए जाते हैं, संसदीय प्रस्ताव क्यों लाए जाते हैं, उसका एक ही आंसर होगा, संसदीय प्रस्ताव कार्यपालिका पर संसद के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या लाए जाते हैं, संसदीय प्रस्ताव लाए जाते हैं। जबकि विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव एक तो सरकार को बचाने के लिए और एक सरकार को गिराने के लिए। निंदा प्रस्ताव सरकार के कार्यों की क्या करने के लिए, आलोचना करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्षी दल का भी होना क्या है, बेहद ज्यादा आवश्यक होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे संसदीय समितियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या उनका संविधान में उल्लेख है अथवा नहीं है, लोक लेखा समिति कैसे कार्य करती है, घोटालों का पता कैसे चलता है, और जेपीसी का गठन कैसे होता है, जिसे अपन संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।